पांडे जी उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन में और मंत्री कई पदों पे रहे हैं। वो चुनावी दौरान में व्यस्त हैं। आज हम उनसे चुनाव के संबंध में बात करते हैं। जो पहला दूसरा चरण था, कानून व्यवस्था के सवाल पर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के सवाल पर, वहाँ की जनता बहुत सजग है और उसने देखा है कि कैसे मेरठ जो पश्चिम का एक बहुत बड़ा केंद्र है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से कैसे 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आज भाजपा की केंद्र राज्य सरकारों ने मिलकर के उन्हें निकट किया है। वहाँ अभी जो मोनोरोल देने जा रहे हैं, जिसमें वो तकरीबन 45 मिनट के अंदर वो मेरठ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के इलाके दिल्ली जाएगा। फिर जिस तरह पलायन होता था, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती थी और उन्हीं तत्वों को सपा ने कुछ और दलों ने उम्मीदवार बनाया, तो ये सब चीज़ें खुली आंखों जनता ने पश्चिम के प्रथम द्वितीय चरण से जुड़े इलाकों में देखा और उन्होंने जबरदस्त भाजपा के पक्ष में मतदान। तीसरा चरण जो है ये कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, कानपुर आदि के संभाग में विकास की किरणें और जो कई अहम पहले हुई हैं उसका लाभ इस क्षेत्र को मिला है। और यह क्षेत्र जो है अपने आप ये पहले ज़माने से अब यहाँ का इलाका बहुत आगे निकल चुका है। और मैं तो वहाँ के लोगों से वर्चुअल संवाद किया और लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत में भी मेरी जानकारियाँ मिली हैं कि आज भी ये जो सपा का यादव परिवार है उसका अहंकार कि जैसे उनकी कोई जागीर हो, ये जनता इस बार बारीकी से माइन्यूटली देख रही है। करहल की जनता हो या उस बेल्ट की, वो देख रही है कि कैसे ये सज्जन आजमगढ़ से सांसद हैं, चुने जाने के बाद आजमगढ़ एक बार देखने तक नहीं गए, झांकने तक नहीं गए। कैसे सुख दुख जिया आजमगढ़ ने कोविड में, कैसे भाजपा वहाँ हर सुख दुख विकास की हर चीज़ें पहुँचाई अपनी राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा। और आज भी उन्हें वो सारी बेहतर व्यवस्थाएं भाजपा की दोनों सरकारें दे रही हैं। लेकिन ये अपने यहाँ नामांकन के बाद मतदान की अवधि के बीच में एक बार वोट मांगने जाए, ये किस बात को प्रदर्शित करता है? मतदाता के प्रति क्या सम्मान का भाव है? नहीं, ये तो मेरी जागीर है, ये अहंकार है। तो इस बार लोकतंत्र भारत में 72 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुका है और मतदाताओं का एक बड़ा जागरूक वर्ग खड़ा हो चुका है। वो इन चीज़ों को देख रहा है और वहीं हमारा कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल, वो एक कर्मठ और जनता के सुख दुख का साथी मैदान है। उसी तरह उसका प्रतिफल आसपास के इलाकों में भी पड़ रहा है। और अपने ही गढ़ में सपा को भाजपा ने इतनी बड़ी चुनौती दी है कि उन्हें पसीने आ रहे हैं। और तीसरा चरण भी भाजपा का शानदार सफलताओं का चरण। क्या लगता है कि इस चुनाव में पूर्वांचल से कैसे नतीजे भाजपा के पक्ष में, क्या पिछली बार की तरह रहेंगे या उससे अच्छे रहेंगे, या कौन सी चुनौती आपके सामने? देखिए, पूर्वांचल के नतीजे पिछली बार से भी अच्छे हैं। उसका कारण स्पष्ट है। इस प्रदेश के अंदर लोगों ने पूर्वांचल की बात तो बहुत की, लेकिन कुछ सुखद संयोग है कि आज पूर्वांचल के एक बड़े केंद्र वाराणसी से माननीय मोदी जी, वो पूर्वांचल प्रदेश और देश नहीं, वो देश की परिधि से आगे विश्व के सबसे सम्मानित नेता की स्थिति में आज दुनिया में अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, अपने नेतृत्व की चमक बिखेर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वाराणसी से सांसद होने से पूर्वांचल वालों से निकटता का भाव उनके मन में भी है, पूर्वांचल वालों को। वहीं योगी जी भी पूर्वांचल के लिए सदा जूझे, लड़े और आज पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो पूर्वांचल इसके पूर्ववर्ती सरकारों में बातों में रहा है, वायदों में रहा है, आज रियलिटी में। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तमाम औद्योगिक विकास हो, चाहे काला जार, मस्तिष्क ज्वर और तमाम तराई जनित बेल्ट की बीमारियों से ये
ग्रसित पूर्वांचल, वहाँ एम्स की स्थापना, एम्स का बन जाना। आज पूर्वांचल में चंदौली में हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज 40% निर्माण हो चुका। मिर्जापुर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया, भदोही शिलान्यास हो गया। तो ये जो पूरे मेडिकल सुविधाएं, बीएचयू को एम्स लाइक दैट करके मोदी जी ने सुविधाएं दी, कैंसर हॉस्पिटल दिया। तो जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूर्वांचल दिल्ली या देश के और इलाकों में भागता था, वो आज स्वयं स्वास्थ्य सुविधाओं से भी एक पूरी क्षमताओं से। और एक बात आप महसूस करेंगे, अभी वैश्विक महामारी जो खड़ी हुई, जो एक कठिन परिस्थिति थी, उसमें श्रमिक यदि सबसे अधिक कहीं से आए, परेशानियां झेले, स्थानीय या बाहर से, उसमें पूर्वांचल की संख्या, स्वाभाविक है पूर्वांचल की रोजी रोजगार मिले नहीं थे, उपेक्षा था, लोग बाहर जाकर रोजगार करते थे, तो उनकी संख्या बड़ी पैमाने पर आई। उनको जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभाला, खाना, उनको स्वास्थ्य, उनको घरों में पहुंचाना, यहाँ तक कि कोविड की कठिन परिस्थितियों में जब बाजार, दुकान, कारोबार बंद था, उनके खातों में उनकी निजी जरूरतों के लिए पैसा भेजना, ये जो पूर्वांचल के लोगों को, किसी को, अगर उस देश के 80 करोड़ गरीब जनता को मोदी सरकार ने भूखे नहीं मरने दिया, उनको अनाज और हर सुविधा उपलब्ध करा के, तो उसमें मोदी सरकार के कंधे से कंधा मिलाते हुए योगी सरकार ने सदा साथ दिया और उसका सर्वाधिक लाभ पूर्वांचल वालों को मिला जी। विकास के पैमाने पर पूर्वांचल बहुत आगे है। राजनीति में पूर्वांचल आज अपनी अहमियत समझ रहा है और पूर्वांचल में आकर के हमेशा ये जो सपा और बसपा के लोग जब भी शासन में रहे, पूर्वांचल से ताकत लेते रहे, पूर्वांचल को देते कुछ नहीं रहे। वह पूर्वांचल आज बहुत सुखद अनुभव कर रहा है। मोदी योगी के राज में बहुत प्रभावी सफलता वहां मिल रही है, पिछले बार से शानदार। क्या उम्मीद की, जो पूर्वांचल से लोग अभी पंजाब में काम करने जाते हैं, अभी महाराष्ट्र में जाते हैं, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के नेता लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं उत्तर भारतीयों पे, तो क्यों वो मजबूरी में जो जाते थे उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या उम्मीद करें कि अगर योगी जी की सरकार फिर यहाँ आ जाती है तो डबल इंजन की सरकार से पूर्वांचल में उद्योग और पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे, ताकि लोगों को यहाँ से वहाँ जाने ही नहीं पड़े काम की तलाश में, काम उनको अपने प्रदेश में उनके घर के आसपास मिल जाए? सबसे तो पहले आज़ादी से लेके भारत के अहम विकास और भारत के विभिन्न राज्यों के अहम विकास में पूर्वांचल के लोगों ने जो भूमिका अदा की है, उसके बारे में पंजाब के अभी मुख्यमंत्री की टिप्पणी हो, चाहे महाराष्ट्र के, मैं एक चीज तो कड़ी निंदा करता हूँ। ये हमारे पूर्वांचल के देश के प्रति समर्पण का ये लोग रह रह के अपने निहित स्वार्थों में अपमान करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। जहाँ तक औद्योगिक विकास का कंसेप्ट है, उद्योग के लिए चाहिए क्या? उद्योगों के विकास के लिए एक केंद्रीय उद्योग मंत्री के रूप में मेरा रियलाइजेशन है कि पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आवागमन की बेहतर सुविधाएं, दूसरी बात है बिजली, और तीसरी बात है कानून व्यवस्था। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के कुशल नेतृत्व में योगी सरकार ने ये तीनों चीजें पूरी तरह उपलब्ध कराई है पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे बाद औद्योगिक वातावरण बना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। नोएडा में सैमसंग कंपनी बहुत पहले लगाना चाह रहा था। आज हम मोबाइल उत्पादन में आज देश में दुनिया में सबसे अग्रणी स्थितियों में दूसरे सबसे बड़े देश बन चुके हैं। यही पहले भी बन सकते थे, लेकिन सपा के लोग, यही अखिलेश जी का शासन था, जो इनका सिस्टम होता है उस सिस्टम के चलते वो वापस चला गया और आज वापस आया इसी प्रदेश के अंदर। और कितना बड़ा औद्योगिक विकास हुआ, रोजगार के साथ साथ भारतीय की आर्थिक समृद्धि। वही मैं पूर्वांचल पर सहित पूरे प्रदेश को जोड़ता हूं कि 4,98,000 करोड़ का
इन्वेस्टर समिट में एमओयू हुआ। अखिलेश जी भी गए थे बम्बई के उद्योगपतियों के यहाँ, चाय पी करके आया कुछ नहीं। यहां मोदी योगी की पहल का प्रतिफल यह रहा कि देश के सभी बड़े उद्योगपति लखनऊ में स्वयं अपने उपस्थित हुए, प्रभावी सहभागिता किए, और जो एमओयू हुआ था पारदर्शी, ईमानदार, सक्रिय सरकार का प्रतिफल रहा कि 3,00,000 करोड़ का काम शुरू हो चुका है प्रदेश में। तो ये जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसमें पूर्वांचल वालों की सबसे प्रभावी उपस्थिति दर्ज होगी। तो निश्चित तौर से हमें रोजी रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं भागना होगा, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम पहल किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमें बताते हुए बेहतर खुशी हो रही है कि भारत सरकार के इस बजट में आज उत्तर प्रदेश की नीति को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से उसके महत्व को रेखांकित करते हुए स्वीकार किया, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के नाम से। तो इस तरह औद्योगिक विकास में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये राज्य देश में सबसे अग्रणी राज्य के दूसरे पायदान पर पहुंचा है 14वें नंबर से। तो कहीं न कहीं तो इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, रोजी रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा खुलेंगे। तो ये पलायन पूरी तरह रुकेगा, और जो मोदी जी का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत को दुनिया में खड़ा करने का, उसमें योगी जी ने अहम पहल की। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश के सबसे बड़े राज्य को अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उस दिशा में यह प्रदेश तेजी से चल पड़ा है। उसका भी लाभ पूर्वांचल वासियों को रोजी रोजगार के अवसर पर और प्रदेश के अन्य इलाके के लोगों को मिलेगा। पूर्वांचल में जो राजभर समाज का वोट बैंक रहता था, उसके प्रभाव को कहीं न कहीं देखते हुए भाजपा ने 2017 में ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के साथ एक आपके गठबंधन में थे, वो आपके साथ चुनाव लड़ते। इस बार वो आपके साथ नहीं है, सपा गठबंधन में। क्या समझते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है भाजपा के ऊपर? देखिए, राजभर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के माध्यम से, क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से पहले भी भाजपा से जुड़ा रहा है। राजभर समाज, चाहे वो सुहेलदेव राजभर जी का देश के प्रति और उस समय जो मुस्लिम आतताई थे उनके विरुद्ध संघर्ष का इतिहास हो, तो राजभर समाज व्यापक परिप्रेक्ष्य में सब चीज़ें देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राजभर समाज को सबसे अधिक इज्जत दी। काफी दिनों से पार्टी चला रहे थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन भाजपा के गठबंधन में उनको सीटें 4 मिली और मंत्री पद का सम्मान भी मिला। ये राजभर समाज देख रहा है कि भाजपा ने दिया, भाजपा ने कुछ छीना नहीं। भाजपा वो यह भी देख रही है राजभर समाज की सुहेलदेव का स्मारक, सुहेलदेव के नाम पर ट्रेन, सुहेलदेव के नाम पर जितनी परियोजनाएं भाजपा ने चलाई, इसके पहले सपना था। तो राजभर समाज तो ये भी देख रहा है, उसमें भी बहुत जागरूक लोग हैं कि भाजपा ने तो सम्मान दिया, और ये व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए भाजपा से दूरी बनाया, और दूरी बनाने में इनकी जुबान ने जो कारगर योगदान किया वो किसी से छिपा नहीं है। तो ये सब चीजों की जगह राजभर अपनी भौतिक प्रगति, दुख सुख के साथी योगी आदित्यनाथ की सरकार, दुख सुख के साथी मोदी जी को देख रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं उस बेल्ट से आता हूं, मैंने काफी दौरा इधर किया है, बलिया हो, मऊ हो, हमारा गाजीपुर हो, चंदौली हो, बनारस हो, जौनपुर हो, बस्ती हो, पूरी तरह राजभर समाज भाजपा के साथ है। और मुझे स्पष्ट लग रहा है कि इनकी पार्टी तो गठबंधन समेत 0 आउट होगी, जहां जहां ये लड़ रहे हैं। ये पिता पुत्र दोनों भी इस बार विधानसभा का मुंह नहीं देखने पाएंगे। पिछले दिनों कई मंत्री और विधायक भाजपा पे पिछड़ों का मतलब कह रहे हैं, पिछड़ा विरोधी है भाजपा, कहते हुए, आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं।
उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या भाजपा पे जो आरोप लगा रहे हैं उसका प्रभाव चुनाव में देख रहे हैं आप? उनके आरोप निराधार हैं। पार्टी ने पिछड़े समाज के हर तबके को महत्व दिया है, सरकार में, समाज में अपने निर्णयों में सहभागी बनाया है। टिकटों में भी उनको बहुत ही प्रभावी महत्व दिया गया है। कोई समाज पिछड़ों का छोड़ा नहीं गया है। केंद्र में पिछड़ों के को संवैधानिक अधिकार देना हो, पिछड़ों के हित के केंद्र और राज्य में अनेक कदम उठाने हो, इसमें भाजपा का कोई जवाब नहीं है। कोई सरकार के पास ऐसा गुड रिकॉर्ड नहीं जितना भाजपा की दोनों सरकारों ने पिछड़ों के हितों में काम किया और करती जा रही है। जहाँ तक ये पार्टी छोड़ने वालों की बात है, उस पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है और 72 साल के चुनावी लोकतंत्र में भारत के अंदर लोकतंत्र काफ़ी परिपक्व हो चुका है और एक नया युवा मतदाता वर्ग जो खड़ा है, जो देश और प्रदेश का हित देखता है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत को देखता है और भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश को देखता है और इसे योगी और मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो इस बात को बड़े गहराई से रेखांकित कर रहा है कि क्या मतलब है भाई, सरकारों में 5 साल रहिए, अपने तमाम समाज और शासन के दायित्व न पालन करते निजी हितों में लिप्त रहिए, कुछ हित एक ईमानदार मुख्यमंत्री के कार्यकाल में न सध पाए तो ऐन चुनाव के मौके पर दल बदल दीजिए। तो ये लोकतंत्र इसमें इतना आगे जा चुका है कि ऐसे 15 चुनाव घोषणा के बाद दल बदलने वाले इन स्वार्थी नेताओं के दिन अब लगने वाले हैं। जनता ऐसी राजनीति से बहुत आगे निकल चुकी है। ये नेता अपना अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं जो ये दल छोड़ के गए हैं और इसके बाद इनकी प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी।